बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेटा हम चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो याद रखिएगा कि करंट की डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो गैल्वानोमीटर है। करंट की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो एम मीटर है, और मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो वोल्ट मीटर है। आपके करंट के और वोल्टेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? और मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ओम मीटर है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पीओ बॉक्स है, जो बुनियादी तौर पर व्हीटस्टोन ब्रिज एक छोटा सा सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज की अप्लाइड फॉर्म है। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज की एक और अप्लाइड फॉर्म है और वो है मीटर ब्रिज। एक और है पोटेंशियोमीटर, ये मल्टीपर्पज है। इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं और वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज कंपेयर भी करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा, करंट की डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है गैल्वानोमीटर। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके तीन पर्पस हैं। एक तो डिटेक्शन ऑफ करंट है, बकिया दो पर्पसेस इसके क्या हैं? एक पर्पस है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर करना। माइक्रो एम्पियर में ये करंट होता है, क्योंकि गैल्वानोमीटर बनाया ही बड़ा सेंसिटिव जाता है, ज्यादा करंट को ये बियर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हम आगे जाके सीखेंगे। नंबर टू, ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो। इसके तीन पर्पस हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है? पहले तो याद रखिएगा कि कोई साहब थे, इटालियन थे, 1917 या लगभग यही है, इनका नाम था लूगी गैल्वानो। अजीब सा नाम है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया था। इन्होंने लीमो से करंट जनरेट किया और एक मुर्दा मेंढक को उस करंट के झटके दिए। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर की बजाय इन्होंने डेड फ्रॉग इस्तेमाल किया, उसकी टांगों को झटके दिए। अच्छा, गैल्वानोमीटर का पर्पस क्या है? और ये पर्पस इसकी डेफिनेशन है। इसका पर्पस है डिटेक्शन ऑफ करंट, जैसे डड्डू, मेंढक, लूगी गैल्वानो ने मेंढक, डेड मेंढक
पर डिटेक्शन ऑफ करंट किया था, तो डेड मेडिक क्या हो गया, गैल्वानोमीटर हो गया। तो हम इसकी नंबर 2 है मेयरमेंट ऑफ करंट। मेयरमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कितना स्मॉल, माइक्रो एम्पियर में करंट। और तीसरा है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन मालूम करना। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से करंट की डिटेक्शन की जा सके और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर किया जा सके, गैल्वानोमीटर कहलाता है। द इलेक्ट्रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the electric current and which is used to measure the small amount of current is called galvanometer. The electrical measuring instrument which is used to detect and measure the small amount of current is called galvanometer. देखो, गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन सीखने से पहले इसकी 2 टाइप्स आपने सीखनी है। गैल्वानोमीटर 2 तरह के होते हैं। एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर, बहुत पुराना है। और दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन जब सीखेंगे तो उस वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर कैसा था और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैसा है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है वो सबसे पहले बनाया था डी आर्सनल ने, और इसे इंप्रूव किया था एडवर्ड वेस्टन ने। याद रखोगे, डॉक्टर डी आर्सनल ने इसे बनाया था और डॉक्टर एडवर्ड वेस्टन ने इसे इंप्रूव किया था। ये जो आज आपके पास मॉडर्न शेप है गैल्वानोमीटर की, छोटा सा, ये वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर कहलाता है। तो हमने डिस्कस करना है वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर। डॉक्टर डी आर्सनल ने जो गैल्वानोमीटर बनाया था वो बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, और वो इतना सेंसिटिव नहीं था कि करंट की बहुत मामूली मिकदार को डिटेक्ट कर सके। लेकिन डॉक्टर एडवर्ड वेस्टन ने जो गैल्वानोमीटर बनाया है ये बहुत सेंसिटिव है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिटेक्ट कर देता है। अभी तो ये सारी बातें सादा सादा सी चल रही हैं। आइए जरा हम डॉक्टर एडवर्ड वेस्टन का गैल्वानोमीटर पढ़ते हैं। ये मिटा दूं? तो गैल्वानोमीटर क्या है? ऐसा डिवाइस जो करंट की डिटेक्शन, करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की मेजरमेंट और करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, गैल्वानोमीटर कहलाता है। द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the current, comma, to measure the small amount of current and to determine the direction of current is called galvanometer. The electrical measuring instrument which is used to detect the current, comma, to determine the small amount of current, to measure the small amount of current and to determine the direction of current is called galvanometer.
ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से करंट की शनाख्त यानी डिटेक्शन की जा सके, ये बुनियादी मकसद है। याद रखिएगा, करंट को डिटेक्ट करना बुनियादी मकसद है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर किया जा सके और करंट की डायरेक्शन फाइंड की जा सके, गैल्वानोमीटर कहलाता है। गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन आपने लिख दी। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, टार्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में आपने पढ़ा था। क्या है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तार लिपटी होती है, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, आपको याद होगा ABCD, और इसमें करंट फ्लो किया जाता है। तो ये कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट कर जाती है। ये इसका एक्सिस है और इसमें जो टार्क होता है वो है बीना कॉस अल्फा। याद आया? मैंने आपको बताया था कि लाजमी नहीं है कि कॉइल की सरफेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं भी होती, किसी खास एंगल से आपने इस कॉइल को रखा हुआ है इस तरह से, और इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, करंट इन कंडक्टर्स में जो फ्लो कर रहा है वो इन कंडक्टर्स में इनवर्ट फोर्स और इस कंडक्टर में आउटवर्ड फोर्स जनरेट करेगा। इस कंडक्टर में इनवर्ट और इस कंडक्टर में आउटवर्ड फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा आपको। चुनाचे अगर ये एक्सिस हो तो ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी, और याद रखिएगा कि ये जो एंगल है कॉइल का, ये जो एंगल कॉइल का, ये कॉइल है, ये जो एंगल है दिस इज अल्फा। अगर कॉइल पैरेलल हो तो अल्फा 0 होता है, और अगर कॉइल किसी खास एंगल के साथ रखी हो तो ये एंगल 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। आपको याद है कि यहाँ पर इसके इस रेडियस जो b/2 था, इस रेडियस के दो कंपोनेंट्स कर दिए गए थे। ये था r cos अल्फा और ये था r sin अल्फा। पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, चैप्टर 14, इसको याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस से निकल चुका है। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है जो मैं पहले आपको बता रहा हूं। आइए इसके मिटा रहा हूं, आइए इसके पार्ट्स देखते हैं। गैल्वानोमीटर कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। पार्ट्स ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के 5 पार्ट्स हैं। साइड में डायग्राम बनाऊंगा और मैं डायग्राम डी आर्सेनल गैल्वानोमीटर की बनाऊंगा और बाद में आपको सिखाऊंगा डॉक्टर वेस्टर्न का गैल्वानोमीटर, और ये आपके सिलेबस के लिहाज से। इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला है यू शेप्ड मैग्नेट, दूसरा है सिलेंड्रिकल कॉइल इनसाइड द मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, हाफ रेडियल मैग्नेट भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरा है सिलेंड्रिकल कॉइल, तीसरा वायर है,
चौथा है पॉइंटर और पांचवा है स्केल। ये इसके 5 पार्ट्स हैं। अच्छा, ये जो गैल्वानोमीटर था कैसा था? बना रहा हूं, अल्लाह करे मुझसे बन जाए। कुछ बेहतर बनी। चलो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके अंदर एक सिलेंडर रखा है। कैसा? ये भी सिलेंडर है, ठीक है ना? इस तरह सिलेंडर रखा है इसके अंदर। और इसके ऊपर तार लिपटी है। तार का एक सिरा ऊपर एक स्पोर्ट के साथ है। तार का यहां नीचे दूसरा सिरा एक फिक्स स्पोर्ट के साथ है। इस तार में यहां पर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है। मिरर, दिस मिरर इज बेसिकली पॉइंटर। और यहां पर कुछ फासले पर एक बड़ा सा फुट्टा, एक बड़ा सा स्केल किसी स्टैंड की मदद से रखा हुआ है। और इसके ऊपर यहां पर एक लैंप है जिससे रोशनी निकल रही है। ये स्केल का सेंटर है 0, इस तरह से 1 2 3 4, इसे 10 20 40 इस तरह से कर लीजिए। और इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरह से। दिस इज द सेंटर ऑफ स्केल। जब लाइट यहां से निकल के इस मिरर पर टकराती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस स्केल पर पड़नी चाहिए। और इसे इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि लाइट यहां से मिरर से टकराएगी और उसके बाद इसके 0 पर आएगी। ये बड़ा सा स्टैंड है, इसके ऊपर बड़ा सा स्केल है। और याद रखिएगा, दीज आर 10 20 30 40 50। ये एंगल को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? ये है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। होता क्या है कि दिस इज द इनपुट ऑफ करंट। यहां से करंट देखो, यहां से कनेक्शन दिया जाता है, यहां से कनेक्शन दिया जाता है। अगर आपने किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो आपने उस सर्किट को यहां लगा देना है उस करंट की डिटेक्शन के लिए। अब आपको पता है कि जब करंट यहां से इस कॉइल में इस तरह से रोटेट करेगा तो ये कॉइल या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये जो लाइट मिरर को पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर 0 पर आ रही है, वो लाइट 0 पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? होगा क्या? ये जो तार लटकी हुई है इसके ऊपर कोटिंग है इंसुलेट, बारीक सी प्लास्टिक की। और दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। ये 2 टर्मिनल हैं। आपने एक सर्किट यहाँ लगा रखा है, छोटी सी बैटरी लगा रखी है, देखिए मैंने यहाँ बताया है। और आप उस करंट बैटरी के करंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कि उस सर्किट के करंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं। जब करंट यहां से आएगा तो ये कॉइल या तो ऐसे रोटेट कर जाएगी या इसके अपोजिट रोटेट कर जाएगी। या तो ये कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी या फिर ऐसे। या तो ये
क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी? जब करंट, देखिए, जब करंट इस कॉइल में से गुजरा तो कॉइल में टार्क पैदा हो गया, टार्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल में टार्क पैदा हो गया जिसकी वजह से कॉइल रोटेट कर गई। जब रोटेट करेगी तो इस तार में, इस वायर में बल पड़ जाएंगे, ट्विस्ट पड़ जाएंगे। ट्विस्ट पड़ने की वजह से ये मिरर घूम जाएगा। अब जेन में रखिएगा, जो लाइट इसके ऊपर टकरा रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहीं और भी जा सकती है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड बीम राइट साइड पर जाएगी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड बीम लेफ्ट साइड पर जाएगी। इज इट ओके? बहुत स्लो, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। इज इट ओके बच्चों? तो ये डॉक्टर डी आर्सनल का गैल्वानोमीटर था जिसे बाद में एडवर्ड वेस्टन ने इंप्रूव किया था। इन्होंने क्या किया था, एक यू शेप्ड मैग्नेट लिया था, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कॉइल रखी थी, उस कॉइल के ऊपर इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर नहीं, वायर लपेटी थी जिसके बाहर इंसुलेशन की गई थी, कोटिंग की गई थी कि करंट लीक ना हो। वो तार इसके ऊपर लपेटी गई और जाहिर है उसे किसी वर्टिकल सपोर्ट के साथ बांध दिया गया ताकि ये कॉइल इसमें लटक जाए, और उसका सेकेंड एंड यहां पर फिक्स कर दिया गया। इसके ये एक मिरर लगाया गया और इस एक खास फासले पर एक लैंप, और देखिए दिस इज लैंप, ये लैंप है। एक लैंप और स्केल की इस तरह से अरेंजमेंट की गई कि लैंप से निकलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके जीरो पर आए, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन उस वक्त करंट नहीं गुजर रहा था। जब इसमें करंट भेजा जाएगा तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो इस तार में बल पड़ेंगे, और तार में बल पड़ेंगे, ट्विस्ट पड़ेंगे, तो मिरर रोटेट कर जाएगा। जब मिरर रोटेट करेगा या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कॉइल की डायरेक्शन में, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे तो याद रखिएगा ये जो है उसका एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, और ये एंगल आपके पास कितना आया, 20 डिग्री आया। करंट ज्यादा होगा तो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके कहीं और भी पड़ सकती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं और भी पड़ सकती है। इज इट क्लियर ना? तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। यू शेप्ड मैग्नेट जो मैंने यहां दिखाया, नंबर 2 सिलेंड्रिकल कॉइल। जिंदगी में पहली बार मुझसे डायग्राम ये बनी है सही तरह से, क्लास में नहीं बनती। यू शेप्ड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल कॉइल, वायर जिसके दोनों एंड बंधे हुए हैं। उसके बाद जो है ये आपका मिरर, और ये लैंप एंड स्केल। तो पॉइंटर एंड स्केल जो आपको यहां मैंने बताया है, बुनियादी तौर पर ये लैंप एंड स्केल है। ये डॉक्टर आर्सेनल का गैल्वानोमीटर था। अच्छा, इसमें कॉइल जो है रोटेट करती है। इससे पुराना जो गैल्वानोमीटर है ना, उसमें मैग्नेट रोटेट करता था। जरा सोचिए मैग्नेट कितना बड़ा होता है। कॉइल अपनी जगह रहेगी, ढीठ रहेगी। कॉइल में करंट गुजरने की वजह से मैग्नेट रोटेट कर जाएगा, और ज़ाहिर है मैग्नेट बहुत भारी होता है, उसको रोटेट करने के लिए टार्क चाहिए, ज्यादा चाहिए। चुनाचे मामूली सा करंट उसको रोटेट नहीं करता था, वो करंट की डिटेक्शन नहीं कर पाता था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर में मैग्नेट मूव करता था, और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में कॉइल रोटेट करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन सीखी, वर्किंग बहुत छोटी सी है कि जब कॉइल में करंट रोटेट करता है तो कॉइल गैल्वानोमीटर में रोटेट कर जाती है।
अच्छा, कॉइल में दो तरह के टार्क पैदा होते हैं। देखो, बचपन में मैं रस्सी बनाने वाले को मैंने देखा है कि नीचे उसने ऐसा लगा रखा है, वो इसे बल देता था, ऐसे लटकाया उसे बल देता था, बल देता तो ऊपर से रस्सी जो है वो बनाता जाता था। अब वो बल खुलने के लिए जब वो वापस रोटेट होता था तो यही कमाल होता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी वर्किंग जब आप करेंगे तो आप कहेंगे इसमें दो तरह के टार्क पैदा होते हैं। पहला टार्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, करंट की वजह से इसको रोटेट करने वाला टार्क, करंट की वजह से इसको रोटेट करने वाला टार्क क्या है? डिफ्लेक्टिंग टार्क। और ये टार्क जो है बीना कॉस अल्फा के बराबर है। दूसरा है रिस्टोरिंग टार्क, इसको तवज्जो समझना। मुझे ये बताइएगा, अगर करंट ज्यादा हो तो कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी ना, जब ज्यादा रोटेट करेगी तो तार में जो बल है वो ज्यादा पड़ेंगे। कॉइल रोटेट करी तो ऊपर तार में जो बल है वो ज्यादा, तो एक बल जो है ना वो 360 डिग्री होता है। एक रोटेशन की वजह से एक बल पड़ता है, दो रोटेशन की वजह से दो बल पड़ते हैं। और याद रखिएगा, एक बल जब पड़ेगा तो आप कहेंगे एंगल 360 डिग्री है, आधा बल जो पड़ेगा हाफ ट्विस्ट पर एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहां पर मैंने जो फिगर में दिखाया एंगल 20 डिग्री है, आपने इसे डिग्री की बजाय रेडियन में लिखना है, पाई रेडियन, और रेडियन में कन्वर्ट आपको आता है। तो याद रखिएगा तार में करंट की वजह से टार्क पैदा होता है। तो रिस्टोरिंग टार्क, देखिए तार में जितने ज्यादा बल पड़ेंगे तार वापस उतने ही रोटेट करेगी। अगर एक बल पड़ेगा तो तार में अगर एक बल पड़ेगा तो कॉइल एक रोटेशन वापस लाएगी। अगर तार में दो बल पड़ेंगे तो कॉइल जो है दो रोटेशन वापस लाएगी। तो इसका मतलब है वापस लाने वाला टार्क यानी रिस्टोरिंग टार्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल पर, और ये एंगल क्या है? तार में पड़ने वाला ट्विस्ट। तार में देखें, तार में करंट ज्यादा होगा तो कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी, कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी तो तार में ज्यादा बल पड़ेंगे, तार में ज्यादा बल पड़ेंगे, जितने ज्यादा बल पड़ेंगे तो कॉइल वापस जब करंट नहीं होगा, करंट भेजना बंद करेंगे, वो रोटेट कर चुकी है तो वो क्या करेगी? रिस्टोर करने के लिए उतना ही रोटेट करके वापस आएगी। दिस टार्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टार्क। और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं ये सी। तो आपके पास ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सिंस लिखेगा डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क, यानी बीना कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी थीटा। सी इज कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये। आपने आई इज इक्वल टू सी अपान बी एन ए कॉस अल्फा इंटू थीटा, ये आपके पास रिजल्ट आया। याद रखिएगा ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। कि सी अपान बी एन ए कोस अल्फा जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखिएगा ये हमेशा 0 पर रखा जाता है, 0 डिग्री पर। इसलिए कोस अल्फा, अगर अल्फा 0 हो तो कोस 0 कितना होता है? 1। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। वो जो आर्मेचर या कॉइल था, आपको याद होगा सिलेंड्रिकल कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा हुआ था। उसके ऊपर जो तार लपेटी गई थी उसके ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस तरह से तार, इसका एक सिरा ऊपर था सपोर्ट के साथ और एक सिरा नीचे, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। यहीं पर की स्विच कर लेते हैं। ये आपके पास
हाफ रेडियल मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब देखो, द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर अल्फा इज 0 डिग्री। द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये डिपेंड करती है मैग्नेट पर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और ए का मतलब है एरिया ऑफ कॉइल। अब याद रखिएगा, ये जो फैक्टर है ये अगर कम होगा, जितना कम याद रखिएगा करंट उसी कदर ज्यादा होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि करंट, यहाँ पर आ जाता हूँ, हम कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू थीटा। थीटा जो है इस तार में पड़ने वाले नंबर ऑफ ट्विस्ट हैं, इस तार में पड़ने वाले बल हैं। या मिरर लगा हुआ था और 1 मीटर के फासले पर ये स्केल रखा हुआ था, याद होगा आपको, और ये किसी स्टैंड पर था। आपने इसको 0, 10, 20, 30, यहाँ भी 10, 20, 30, 1 मीटर के फासले पर यहाँ पर लैंप था, और लैंप की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से थी कि इससे निकलने वाली जो लाइट है वो मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होती थी और सीधी यहाँ 0 पर पड़ती थी। यहां से करंट का इनपुट है, यहां से करंट दाखिल हुआ। अगर ये करंट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये जो है इस तरफ चला जाएगा, और अगर करंट इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फिर ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये इस तरह रोटेट करता है मिरर तो ये इस तरफ चला जाएगा। माइक खुला रह गया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमने ड्राइव किया कि ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है और ये रिस्टोरिंग टार्क है, ये घुमाने वाला टार्क है और ये वापस लाने वाला टार्क है। ये मिरर रोटेट करेगा, जितना ये ट्विस्ट लेगा, जितने ये चक्कर लगाएगा, जब करंट नहीं होगा तो उतने ही वापस चक्कर लगाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है वो बीना कॉस अल्फा है, और रिस्टोरिंग टार्क, वापस लाने वाला टार्क जो है वो सी थीटा। अगर आपको करंट फाइंड करना है, ये आई फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, बी एन ए कॉस अल्फा को उधर भेज के डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखना है कि सी क्या है, बड़ा अहम है, सी क्या है। तो सी जो है याद रखिएगा टार्क पर यूनिट ट्विस्ट है, टार्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। सी जो है वो टार्क पर यूनिट ट्विस्ट इन द स्ट्रिंग है। अब याद रखिएगा, ये जो स्ट्रिंग है ये तार है जिसके, ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर जो है इंसुलेटेड शीट चिपकी हुई है। अगर इसको बल देंगे ना तो ये टूट जाएगी। अगर इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो तो ये ज्यादा ट्विस्ट बर्दाश्त कर पाएगी। अब जितना ज्यादा इस पर टार्क लगाते हैं उतने ही ज्यादा ट्विस्ट इसमें बल पड़ते हैं, क्योंकि ये रोटेटती है, तो इसमें बल पड़ने पर अगर इसकी इलास्टिसिटी कम होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। चुनांचे याद रखिएगा कि सी जो है टार्क पर यूनिट ट्विस्ट इन द वायर है, और ये डिपेंड करता है तार की इलास्टिसिटी पर भी, और ये कांस्टेंट है। हर तार में बल देकर हम तोड़ सकते हैं तार को, बल देते जाइए तार टूट जाएगी। तो कोई तार कितने ट्विस्ट बर्दाश्त कर सकती है, सी इस पर डिपेंड करता है। चूंकि प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए एंगल बिटवीन द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो cos अल्फा की वैल्यू अमूमन हम 1 पुट कर दिया करते हैं। ये दूसरा भी हो गया। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये मैग्नेट पर डिपेंड करती है कितना अच्छा मैग्नेट आप इस्तेमाल करते हैं।
n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल है, और a एरिया ऑफ कॉइल है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सी भी, बी एन ए, कॉस अल्फा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। सी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट, चेंज तो नहीं हो सकता ना। अब उस पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स लिपटे हुए हैं वो भी चेंज नहीं हो सकते, जो मैग्नेट इस्तेमाल किया वो भी चेंज नहीं हो सकता, और अल्फा 0 डिग्री रखा जाता है। अब मैं आपको जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन में ये सिखाऊंगा। और सी जो है टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, और ये भी कांस्टेंट है। तो ये ओवरऑल कांस्टेंट हुआ। तो हमने कहा कि I इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू थीटा, और कांस्टेंट अगर हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है। चुनांचे साबित क्या हुआ, जितना ज्यादा करंट दोगे ये मिरर उतना ज्यादा रोटेट करेगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये डिपेंड करता है वायर में पैदा होने वाले ट्विस्ट पर। अब देखिए, अगर एक बल पड़े, एक ट्विस्ट, ये एक बल हुआ, ऐसे ही हुआ ना, तो ये 360 डिग्री है। अगर आधा बल पड़े तो ये एक बल है, तो 180 डिग्री। अगर एक चौथाई बल पड़े तो 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। और अल्फा क्या था, एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, फॉर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है, पहले तो सोचिए। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऐसा गैल्वानोमीटर होता है जो करंट की बहुत ही कम मिकदार को भी डिटेक्ट कर सके। द गैल्वानोमीटर विच इज यूज्ड टू मेयर, नो, विच इज यूज्ड टू मेयर नहीं, मेयर तो करना मकसद ही नहीं रहा अब। द गैल्वानोमीटर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द very small amount of current even in microampere is called sensitive galvanometer. The galvanometer which is used to detect the very small amount of current even in microampere is called sensitive galvanometer. गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, C/BNA cos अल्फा बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। जितना ये फैक्टर छोटा होगा, गैल्वानोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि C/BNA ये क्या है, टार्क पर यूनिट ट्विस्ट इन द वायर। तार में टार्क की वो मिकदार है जो उसके एक ट्विस्ट के लिए होती। एक ट्विस्ट के लिए तार पर जितना टार्क लगता है ये वो है। और याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है तार की इलास्टिसिटी या तार की रिजिडिटी पर। ये जितना छोटा होगा C/BNA cos अल्फा भी उतना ही छोटा होगा। cos अल्फा तो आप 1 मान लीजिए, इसको तो यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस शुड बी वेरी लार्ज, दिस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैग्नेट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेट बड़ा लेना पड़ेगा। मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो मैग्नेट लिया है ये बड़ा हो, जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग। ये पुराना नजरिया था। अब तो जनाब चाइना ने इतने चुन्ने छोटे मैग्नेट बना दिए हैं, छोटे से मैग्नेट लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए
नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन द प्लेन ऑन द सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑन द सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये जितने ज्यादा होंगे, अब सोचो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा कर दिए जाएं ताकि गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाया जा सके, तो ये कॉइल भारी नहीं हो जाएगी, और भारी कॉइल जो है थोड़े से करंट पर थोड़ी रोटेट कर पाएगी। एक मोटा आदमी, मैं तो स्मार्ट हूं, एक मोटा आदमी जो है वो तेज भाग थोड़ी सकता है, तो मामूली सी करंट की मिकदार जो गैल्वेनोमीटर में आई है वो इस कॉइल को रोटेट कैसे करेगी भैया। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ज्यादा करने के लिए हमारी तार जो है वो बहुत बारीक होनी चाहिए, बहुत बारीक, जो उस पर लिपटी हो। अब बारीक करोगे तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपने पढ़ा है कि तार जितनी बारीक होती है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो मामूली से करंट को डिटेक्ट थोड़ी करेगी, तार की रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट जो है उस तार में से गुजर ही नहीं पाएगा। फिर अब एक और प्रॉब्लम आ गया, तार बारीक करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट, मामूली सा करंट उसको हिला भी नहीं पाएगा। तार मोटी करते हैं तो कॉइल भारी हो जाती है, भारी हो जाएगी तो फिर भी, तो अब ऐसे मटेरियल की तलाश की गई जिसे जितना बारीक कर दिया जाए रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज ना हो, और इसका एक ही हल था, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है, किसी एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स कर दिया जाए। तो जनाब डोपिंग टेक्निक से तार की रेजिस्टेंस कम की गई। जैसे आपके कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में जो तार है वो कॉपर के अलावा उसमें गोल्ड भी शामिल है, और आप जानते हैं गोल्ड की रेजिस्टेंस बहुत कम होती, जानती है ना। तो हमारा मकसद था रेजिस्टेंस कम करना, तार बारीक करना, उसके लिए हमने तार नई नई तारें बनाना शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बारीक तार की रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली स्मॉल हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी बढ़ा दी गई। अच्छा, एरिया ऑफ कॉइल भी ज्यादा होना चाहिए। ये वैल्यूज जो हैं याद रखिएगा, ये लार्ज होनी चाहिए, ये लार्ज होनी चाहिए। कौन, ये चारों वैल्यूज, सी ये भी लार्ज हो, ये भी लार्ज हो, ये भी लार्ज हो, ये भी लार्ज हो, जाहिर है ये डिनोमिनेटर लार्ज होना चाहिए और न्यूमिरेटर स्मॉल होना चाहिए। सी स्मॉल होना चाहिए और बी एन ए लार्ज होना चाहिए। तो अब अगर एरिया बड़ा करते हैं कॉइल का, ये सिलेंड्रिकल कॉइल है इस तरह, इस पर तार लिपटी हुई है, अगर मैं इसे बड़ा कर देंगे तो जाहिर भारी हो जाएगी। अब फिर वही मसला, चुनांचे ऐसा मटेरियल तलाश किया गया कि ये कागज की तरह हल्की हो, और कामयाबी हो गई, बड़ी आसानी थी। चुनांचे एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाया गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल बढ़ाए गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग किया गया, और जो तार थी वो ऐसी सिलेक्ट की गई जिसका फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट जो है, जिसका फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो कम रखा गया। और इस तरह सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बना। याद रखिएगा, आम गैल्वेनोमीटर और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में फर्क होता है। आम गैल्वेनोमीटर जो है वो माइक्रो एम्पियर में करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर तो कोशिश होती है माइक्रो क्या, पिको एम्पियर में करंट भी अगर चाहे वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर ले। इज इट क्लियर? आप मेरे साथ हो ना? देखिए, दुनिया में टीचर्स दो तरह से लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ये होता है, एक साहब इंडिया के एक बड़े मशहूर टीचर हैं, वो क्लास को पढ़ाने के दौरान लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते। वो बता रहे थे कि वो एक लेक्चर जो गालबन उनका 40 मिनट का भी नहीं था, वो एक लेक्चर रिकॉर्ड करना 36 मिनट का था, याद आया। उस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने 10 दिन लगाए थे।
या शायद 10 टेक लिए थे, यानी आराम से बैठे, शावर लिया और फिर आके फिर उन्होंने पढ़ा, और उस दौरान भी बार बार एक एक जुमले को, ये बाकायदा एक्टिंग करते हैं। वो लेक्चर अपलोड हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर हैं, पाकिस्तान में कम है, इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वही अपलोड कर रहे होते हैं। तो मैंने मामूली सी एडिटिंग करता हूँ, जैसे आपसे बातें करता हूँ तो निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सी कम करो, BNA बढ़ाओ, ताकि गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। भैया कितना सेंसिटिव हो जाए, इतना सेंसिटिव हो जाए भैया, आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव हो जाए। अगर आपको थप्पड़ मारा जाए, महसूस ना हो, तो आप कहेंगे स्किन सेंसिटिव नहीं है। थप्पड़ पर महसूस ना हो, और अगर आपकी स्किन को ऐसे किया जाए और आप गाल पकड़ के बैठ जाए, मार दिया मार दिया, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर में भी करंट, थोड़ा सा मामूली सा करंट भी अगर जाए और वो उसको डिटेक्ट ना करे, तो वो ढीठ गैल्वेनोमीटर है। तो मकसद क्या है गैल्वेनोमीटर का, कि गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाया जाए। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर भी करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी ये क्वेश्चन बड़ा मजे का आया है कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर क्यों नहीं करता। करता है भाई, किसने कहा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ज्वेलर के पास जो फिजिकल बैलेंस होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि वहां जाके 1 किलो चीनी तोलो, 5 किलो चीनी तोलो, पूरी चीनी की बोरी रखे तोलो, तो आप बोलेंगे सर वो तो टूट जाएगा, वो तो बड़ा सेंसिटिव होता है। उसका मकसद क्या है, मामूली सा वेट, मामूली सा मास मेजर करना। क्योंकि लोग गोल्ड जो हैं बहुत थोड़ा खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं, चुनाचे वो फिजिकल बैलेंस ऐसा बनाया जाता है जो ग्राम में हो। एक साहब मुझे बता रहे थे, मैंने जॉगिंग मशीन लेनी थी, तो जॉगिंग मशीन लेने गया, उन्होंने कहा कि सर आप जॉगिंग मशीन लेते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपके बेटे का और आपका वेट जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 kg से ज्यादा है। आप जाके जॉगिंग मशीन लेंगे और वो जॉगिंग मशीन अगर बियर करे 80 kg को मैक्सिमम, तो क्या होगा। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, उस पर तो चढ़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, टूट जाएगी, क्योंकि वो सेंसिटिव है। तो उसने कहा सर वहां जाइएगा, उन्हें बोलेगा 120, 130 या 150 kg बियर करने वाली चाहिए। बस बात समझ आई। अब मकसद यहाँ वहां पर जॉगिंग करना है, वेट मेयर करना नहीं है मशीन पर। इसी तरह याद रखिएगा, इसका जो बेसिक पर्पस है वो करंट को डिटेक्ट करना है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा। करंट डिटेक्ट करने का एक तरीका है, मैंने 50-50 एक ड्रामा आता था, उसमें देखा, पड़ोसन बच्चे को कहती है, माँ तो नहीं कह सकती, कि बेटा स्विच में उंगलियां डालो, स्विच में उंगलियां डालो, स्विच होता है ना, उंगली डालो। बच्चा स्विच में उंगली डालती है और वो कहती है अच्छा इसमें करंट नहीं आ रहा। तो करंट को चेक करने के लिए क्या बच्चा जरूरी था, टेस्टर से भी चेक किया जा सकता है। तो इसका जो बेसिक पर्पस रह गया ना गैल्वेनोमीटर का, वो याद रखिएगा, डिटेक्शन ऑफ करंट है। मेयरमेंट ऑफ करंट में हैवी करंट को ये मेयर कर ही नहीं सकता, ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर करता है बस। और दूसरा करंट की डायरेक्शन, और दूसरा करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए, यही वजह है कि जो मॉडर्न गैल्वेनोमीटर है, यहां आपने देखा होगा, जो मॉडर्न गैल्वेनोमीटर है, बना रहा हूं, यहां पर पॉइंटर होता है इस जगह, और यहां पर स्केल होता है, यहां लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, और इधर भी 10, 20, 30, 40। अच्छा, करंट, और यहां पर जो है दो टर्मिनल होते हैं अंदर के स्ट्रक्चर को, एक नेगेटिव होता है, एक दूसरा पॉजिटिव होता है।
आप किसी सर्किट को, मान लीजिए ये सर्किट है, आप इस सर्किट को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये सर्किट है, डॉटेड बनाया, इसमें करंट जा रहा है, फर्ज करें करंट ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे जाएगा तो ये गैल्वानोमीटर किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ, ऐसे। और करंट अगर इस तरह जा रहा है तो गैल्वानोमीटर किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे। तो ये गैल्वानोमीटर अब दूसरा मकसद क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस ओके। अच्छा, इस गैल्वानोमीटर में देखिए, ये जो है आपका मैग्नेट है, मैं जरा भद्दा सा बना देता हूं, ये मैग्नेट है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल कॉइल है, कॉइल के ऊपर तार इस तरह लिपटी हुई है, ठीक है ना। मैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां पर पॉइंटर लगा हुआ है। अगर ये इस तरह रोटेट करेगा तो पॉइंटर इधर जाएगा ना, और अगर ये इस तरफ रोटेट करेगा तो पॉइंटर इधर आएगा। अब याद रखिएगा, ये जो कॉइल है मैग्नेट के दरमियान, ये मैग्नेट है, इस कॉइल में ये एक डंडी है, इस डंडी के साथ एक स्प्रिंग इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में है, और पॉइंटर जो है इसके साथ यहां होता है। जब ये इस तरफ जाता है स्पाइरल, ये स्प्रिंग जो है करंट गुजरने पर ये इसे डिफ्लेक्ट करता है, और करंट नहीं होगा तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, या इधर जाएगा, और करंट जब नहीं होगा तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये आपका डॉक्टर एडवर्ड का गैल्वानोमीटर है, जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही लैब में इस्तेमाल करते हो ना, इस बार तो प्रैक्टिकली नहीं किए। तो बेटा मुझे यकीन है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मुझे यकीन है कि आपने गैल्वानोमीटर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एमीटर, एम्पियर मीटर। देखो बेटा, मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, और इसका नाम एक्चुअली है एम्पियर मीटर, ऐसा डिवाइस जो करंट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल हो। है तो गैल्वानोमीटर ही ना, ये भी गैल्वानोमीटर है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। देखिए, ये आपका गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर, और मैंने यहां जी लिख दिया, इसकी रेजिस्टेंस इसके पीछे लिखी होती आर जी, इसकी वोल्टेज इसके पीछे लिखी होती है, कितनी वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। Rg means resistance of galvanometer, Vg means potential difference across the ends of galvanometer, इन दो सिरों के दरमियान गैल्वानोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। Ig का मतलब करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो, याद रखिएगा गैल्वानोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टर लगाते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। इस रेजिस्टर को शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट। और इसकी रेजिस्टेंस को आर एस, रेजिस्टेंस ऑफ शंट कहते हैं। पर्पस क्या है, ये जो करंट इसमें भेजा जाता है, ये करंट यहां से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। शंट की रेजिस्टेंस जो कि कम होती है, इसलिए इसमें ज्यादा करंट जा सकता है। आप ज़हन रखिएगा, I इज इक्वल टू V अपान R। अब जो चूंकि दोनों पैरेलल जुड़े हैं, इसलिए दोनों की वोल्टेज
वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर और वोल्टेज ऑफ शंट दोनों की वोल्टेज क्या है, सेम है। अब वोल्टेज कांस्टेंट हो गई तो हम कहेंगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा जाएगा। फर्ज करें ये गैल्वानोमीटर बेचारा 0.1 मिली एम्पियर बर्दाश्त कर सकता था। चलिए 0.1 एम्पियर बर्दाश्त कर सकता था और आप यहां पर भेज रहे हैं 10 एम्पियर। अगर किसी गैल्वानोमीटर में, अगर कोई गैल्वानोमीटर जो है 0.1 एम्पियर करंट बर्दाश्त कर सकता और आप उसे 10 एम्पियर करंट दें, सोचिए अगर आप 10 किलो की बोरी उठा सकते हो और मैं 100 किलो का बोरा आपके सर पर रख दूं तो क्या होगा, कमर टूटेगी। तो यहां भी ऐसे ही होगा कि अगर गैल्वानोमीटर को में करंट बियर करने की एबिलिटी इतनी है और आप इतना करंट देना चाहें तो फुर से जल्दी जाएगा, ये फुर ऐसी आवाज आएगी। तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक बहुत छोटा रेजिस्टर लगाया जाता है और ये रेजिस्टर क्या करता है कि 9.9 एम्पियर खुद बर्दाश्त कर लेता है और इस गैल्वानोमीटर में उतना ही करंट भेजता है जितना वो बियर कर सके। तो याद रखिएगा चूंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए गैल्वानोमीटर की वोल्टेज भी और शंट की वोल्टेज भी सेम होगी। और आप जानते हैं वोल्टेज होती है I इंटू आर, आई जी इंटू आर जी और आई एस इंटू आर एस। याद रखिएगा आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपने हेडफोन लगा रखा हो, आपकी स्क्रीन बड़ी हो, आपके अंदर जज्बा हो, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, बैठने का सही इंतजाम हो और कमरे में खामोशी, तो आपको बड़ा मजा आएगा। याद रखिएगा सीखने वाला हर किस्म के हालात में सीख सकता है और ना सीखने वाले के पास एक्सक्यूजेस होती हैं। यही तो पहचान है कि आप में से डॉक्टर कौन है और कौन नहीं है। जिसका दिल लगता है ना पढ़ाई में वो डॉक्टर है। यकीन कीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा। मैं आम क्लासेस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाता जितना मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। एक तो मुझे शौक है इसकी रिकॉर्डिंग करने का, अपलोड कर देता हूँ ताकि दुनिया देखे। अगर मेरे अंदर खामियां होंगी तो मुझे गाइड करेंगे और मैं खामियां इंप्रूव करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा जी। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। आप देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की वोल्टेज सेम होती है, गैल्वानोमीटर की और शंट की, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आप देखिए यहां करंट क्या है, IS प्लस IG। अगर आप IG इधर भेज देते हैं तो IS आपके पास होगा I माइनस IG। इसे इक्वेशन 2 कह दें। बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 पुट करने पर आपके पास होगा IG RG इज इक्वल टू IS की जगह I माइनस IG इंटू RS। तो बेटा आपने यहां पर शंट की रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। I माइनस IG RS को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये आपका होगा IG RG अपान I माइनस IG। शंट की रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड कर लेनी है। आप इसे यूं भी लिख सकते हो RS। I इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज, तो ये होगी VG अपान I माइनस IG। देखिए अब इसके न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करता हूं। ऐसे ही वो कहता है कि एक गैल्वानोमीटर मैक्सिमम करंट 0.1 मिली एम्पियर बर्दाश्त कर सकता है। चलिए 0.01 एम्पियर बर्दाश्त कर सकता है। एक गैल्वानोमीटर में मैक्सिमम करंट मेजर करने की एबिलिटी इतनी है और उस गैल्वानोमीटर में
10 एम्पियर करंट भेजना है, जल जाएगा। हमें क्या करना होगा, उसके पैरेलल एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाना होगा। वो कहता है उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए जो इसके पैरेलल लगाया। अब आप इस फार्मूले में आ जाइए। शंट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप जानते हैं कि आपके पास IG 0.1 है, सॉरी आपके पास IG 0.01 है। अच्छा, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस भी वो दे दे कि गैल्वानोमीटर जो है वो 15 ओहम का है। चलिए 20 ओहम कर देता हूं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, और मैं यहां पर 20 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.01, तो आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय 9.99 हुआ। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट? तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.02 ओहम आएगी। शंट की रेजिस्टेंस इतनी कम होनी चाहिए। अब देखिए, आपके पास गैल्वानोमीटर था, आप इतना छोटा सा रेजिस्टर इसके पैरेलल लगा दीजिए। आपने यहाँ रेजिस्टर शंट यहाँ पर लगा दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब आप बेफिक्र हो जाइए कि आप जितना भी करंट भेज रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो शंट से गुजरेगा और जितना रिक्वायर्ड है उतना गैल्वानोमीटर से गुजरेगा, गैल्वानोमीटर नहीं चलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरह के न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल भी नोट कर लीजिएगा। आइए सेकंड डिवाइस करते हैं। नंबर 2 है वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर भी मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की। वोल्ट मीटर क्या है, अपने नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द potential difference across any circuit, across any wire is called voltmeter. The device, ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस है, तो आप क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टमीटर। गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके वोल्टमीटर बनाया जाता है। फर्ज कीजिए ये आपका एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस RG है और आपने इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टर, इसको भी शंट कहेंगे और इसकी रेजिस्टेंस RX होगी। हाई रेजिस्टर क्यों? याद रखिएगा, सीरीज में अगर दो रेजिस्टर जुड़े हों, गैल्वानोमीटर की भी तो रेजिस्टेंस है ना, ये भी तो रेजिस्टर है, अगर सीरीज में दो रेजिस्टर जुड़े हों तो दोनों रेजिस्टर में करंट सेम गुजरेगा। अब सेम कितना? इसकी रेजिस्टेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसमें करंट कम गुजरता है। लेकिन ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा दोनों में करंट सेम गुजरता है, इसमें IG और इसमें IX करंट है, और IG और IX दोनों क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से सेम होंगे। जितना करंट ये गुजारने देगा, चलिए एरो की डायरेक्शन ये कर देता हूं, जितना करंट ये गुजारने देगा उतना ही करंट इधर आएगा। अब आपने इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया और बैटरी की वोल्टेज, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेटा जी सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिएगा। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम नहीं होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उससे वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। याद रखिएगा V इज इक्वल टू IR, तो दोनों में करंट चूंकि सेम गुजरना है, दोनों में करंट सेम गुजरना है। फर्ज कीजिए देखिए करंट ऐसे गया तो क्या होगा, ये उसे बियर कर लेगा, ये करंट को रोकेगा, बहुत थोड़ा करंट गुजारेगा, उतना जितना ये बियर करेगी, इसका ख्याल रखेगा, इसका पड़ोसी है ना, तो इसमें क्या होगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और आप ज़हन में रखिएगा V इज इक्वल टू, हमें पता है कि VG किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR होने की वजह से IG RG, और VX शंट की वोल्टेज है, ये कितना होगा IX RX। तो मैंने यहां पर VG की जगह IG RG लिख दिया और यहां IX RX लिख दिया, इसे इक्वेशन 1 कही, और यहां कहा कि सिंस IX इज इक्वल टू IG, दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं ना, therefore above equation can be written as V is equal to IG RG, IX की जगह IG और इसकी जगह RX, यहां से IG कॉमन ले लीजिए, RG प्लस RX बचा। या RG प्लस RX इज इक्वल टू V अपान IG। ये जो IG है इधर जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड एंड रूल, और ये RG उधर जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। शंट की रेजिस्टेंस इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की फॉर्म में, वो कहता है कि एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसमें करंट बियर करने की एबिलिटी 0.01 एम्पियर है। अगर एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस इतनी है और उसमें करंट बियर करने की एबिलिटी इतनी है, अगर गैल्वानोमीटर से 100 वोल्ट मेयर करनी हो तो उसके पैरेलल कितनी रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाया जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास है ना, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो बेटा ये हो गया 100 अपान 0.01 10,000, तो आपका आंसर हुआ 9,980 ओम। इतना हैवी रेजिस्टर लगाया। ऐसी न्यूमेरिकल बना लिया है, चैप्टर क्लोज हुआ। पहले आप ऐसा कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कीजिएगा। 12.1 है, कहता है अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम है and it deflects full scale when a current of 10 milliampere flows in it, और ये डिफ्लेक्ट करता है 10 मिली एम्पियर पर फुल स्केल। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास ये हो गया 0.01 एम्पियर। ये IG है। How can it be converted into an ammeter of range 10 एम्पियर? 10 एम्पियर की रेंज के लिए इसे कैसे, इस गैल्वानोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे? जाहिर है आप लिखेंगे कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल एक बहुत लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाता है। टू कन्वर्ट एनी गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, a resistor of very low resistance is connected in parallel with the galvanometer. To convert any galvanometer into ammeter, a resistor of very low resistance is connected parallel to the galvanometer. ये है मेथड ऑफ कन्वर्टिंग। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट
तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ शंट क्या है, आई जी आर जी अपान आई माइनस आई जी। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 0.05 ओम इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 12.2 कहता है अ गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 40 ओम डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिलीवोल्ट। एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 40 ओम और ये डिफ्लेक्ट करता है फुल स्केल किस पोटेंशियल डिफरेंस पर, 100 मिलीवोल्ट पर। मिलीवोल्ट यहाँ मल्टी वोल्ट लिखा है, गलत लिखा है, तो आप इसे भी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके, ये आपका 0.1 वोल्ट हुआ। How it can be converted into an ammeter of 5 ampere range? How it can be converted into an ammeter of 5 ampere range? 5 ampere range के एमीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कैसे करोगे भाई, गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक बहुत लो रेजिस्टर लगा देंगे, सॉरी ये 12.2 नहीं है, ये 15.2 है। गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक बहुत लो रेजिस्टर लगा दोगे। अब सबसे पहले तो आप इनकी मदद से आईजी फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन लिखिएगा, फर्स्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। First determine the maximum current through galvanometer by using formula, by using Ohm's law, ये A for ampere। इस ओके, रेजिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा और रेजिस्टेंस ऑफ शंट फाइंड कर लीजिएगा। या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, वी जी अपान आई माइनस आई जी। तो बेहतर है ये फार्मूला बना लो बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो आंसर आपका 0.02 ओम। टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15.3 है, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कहता है द कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। गैल्वानोमीटर की कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम। The coil of a galvanometer which has a resistance of 50 ohm and a current of 500 microampere produces full scale deflection in it। और इसमें करंट है 500 माइक्रो एम्पियर, यानी 500 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 5 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर या 0.0005 एम्पियर, यूं भी लिख सकते हैं। Show by a diagram how it can be converted to an ammeter। एमीटर में कन्वर्ट करना है, डायग्राम की मदद से शो कीजिए। शो बाय डायग्राम हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर ऑफ 5 एम्पियर रेंज एंड कंप्यूट द शंट रेजिस्टेंस। 5 एम्पियर रेंज के लिए शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। डायग्राम तो बनाइएगा आप खुद। और बी पार्ट में कहता है कन्वर्ट कीजिए इसे वोल्ट मीटर में। कहता है a voltmeter of 300 volt range and compute the series resistance। voltmeter of 300 voltage, 300 volt, voltmeter of 300 volt के लिए आपने सीरीज रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखिएगा, ए पार्ट फॉर एमीटर। डायग्राम वही बना लीजिएगा जो मैंने थ्योरी में आपको करवाई। चलिए बना देता हूं ऐसे ही, ये डायग्राम सही तरह से बनाइएगा। शंट फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, आई जी आर जी अपान आई माइनस आई जी है।
वैल्यूज पुट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट फॉर वोल्ट मीटर, अभी सॉल्व कर लो ना बेटा जी, डायग्राम बना लीजिएगा, तगड़ा रजिस्टर लगाइएगा। ये डायग्राम हो गई, और इसकी जो शंट रेजिस्टेंस है वो ये होगी। जाहिर है आपको V दे रखा है कितना, 300। IG मेरे बच्चों को पता है 0.0005, और RG 50 है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ आप ऐसा कर लें कि 4 शून्य बढ़ा दें, नीचे 5 बचेगा, है ना। कितने शून्य बचा बढ़ाने हैं? तो आपके पास ये हुआ 600,000। कितने सारे पैसे हैं इसके पास। तो ये आंसर हुआ आपको, कर लो, 599,950 ओहम, 15.4। डेटा बना लीजिएगा। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कहता है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ओहम डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ करंट ऑफ 0.05 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है 2.5 ओहम, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट करता है 0.05 एम्पियर पर। It is desired to convert this galvanometer into an ammeter। ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करें। रीडिंग अप टू 25 एम्पियर फुल स्केल, जो 25 एम्पियर फुल स्केल तक की रीडिंग कर सके। The only shunt available of 0.03 ओहम। तो जो शंट मौजूद है इनके पास एमीटर बनाने के लिए वो 0.03 ओहम है। कहता है what resistance R must be included in series with the galvanometer as shown in the figure 15.15 for using this। अब फिगर के मुताबिक, फिगर आपको दी गई, देखिए ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया मैं समझा देता हूं। और जो शंट इसके पैरेलल है उसकी रेजिस्टेंस दे दी है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी है। देखिए शंट इनके पास जो है ना वो यही है, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टर जोड़ने का मतलब ये है कि किसी तरह से गैल्वेनोमीटर को बर्न होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। तो ये जो सीरीज में रेजिस्टर जोड़ा है उसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में ऐड हो जाएगी। चुनाचे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला। पहले तो मेन हेडिंग डालिए जो आप चाहते हैं, यहां पर फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर हेडिंग डालिएगा। फार्मूला आपके पास क्या था, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपान आई माइनस आई जी। अब जेन में रखिएगा कि आर जी के सीरीज में एक और रेजिस्टर जोड़ा गया है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती, इसकी रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगी। शंट की रेजिस्टेंस उससे दे रखी है 0.03, आईजी आपको दे रखा है 0.05 एम्पियर, आरजी आपको दे रखा है 2.5 ओहम, माइनस आर फाइंड करना है, होल डिवाइड बाय 25 एम्पियर माइनस 0.05 एम्पियर। ये भी आपके पास यूनिट ओहम में है।
0.03 ohm, 0.05 ampere into 2.5 ohm minus R divided by 24.95 एम्पियर. एम्पियर एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा. ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी. और 0.05 इधर आके डिवाइड होगा. जरा आप 0.03 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कीजिए, या सिंपली अगर आप इस पॉइंट को हटा दें तो 3 बचेगा. 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए. इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 14.97 ओहम आया. देखो यूनिट साथ लेके चलाओ. 2.5 ओहम माइनस आर, इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो आर इज इक्वल टू 2.5 ओहम, सॉरी, गलती हुई, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, और ये इधर नहीं आएगा बल्कि ये इधर आएगा, ये नहीं. तो आपके पास ये हुआ 14.97 ओहम माइनस 2.5 ओहम इज इक्वल टू आर. दैट इज आर आपके पास कितना आया? 12.47 ओहम. न्यूमेरिकल 15.5 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 15.5 तवज्जो से समझना है. बड़ी अजीब बात की है. कहता है एन एमीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल विद द करंट ऑफ 5 एम्पियर. एक एमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्ट करता है 5 एम्पियर पर. वक्ती तौर पर अब से एमीटर ना समझिए, इसे आप गैल्वानोमीटर समझिए. गैल्वानोमीटर अभी आपको समझाता हूं. कितने करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्ट करता है? 5 एम्पियर. एंड हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है. But shunt resistance must be connected to it to measure 25 ampere full scale. शंट की रेजिस्टेंस क्या होगी अगर 25 एम्पियर फुल स्केल करंट मेयर करना हो? अच्छा, क्वेश्चन में तो ये कहता है ये एमीटर है, बिल्कुल ठीक कहता है. अब यहां एमीटर याद रखिएगा, ये सादा सिंपल एमीटर नहीं है, दिस इज मल्टी रेंज एमीटर. मल्टी रेंज एमीटर क्या होता है? देखें, ये आपका गैल्वानोमीटर है और उसके पैरेलल में रेजिस्टर लगा दिया जाता है. एक नहीं, एक से ज्यादा. एक से ज्यादा. मान लीजिए 2 रेजिस्टर लगाए हैं. देखो बेटा, अगर यहां भी एक टर्मिनल होता है, ये मल्टी रेंज, इसकी 2 रेंजेस हैं. अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो किसी वोल्टेज सोर्स से, तो ये शंट हो जाएगा और ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे. देखो, सीरीज में चले जाएंगे इस तरह. ये जो गैल्वानोमीटर पहले एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, इस गैल्वानोमीटर में ये रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी. इसलिए उसने कहा था टोटल रेजिस्टेंस. ये भी तो एमीटर है ना. और अगर आप इसको और इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो ये दोनों जो हैं सीरीज में हो जाएंगे. इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों ही क्या होंगे? शंट होंगे. लेकिन हम इसे इतनी बारीकी से नहीं पढ़ेंगे. वो अगर एमीटर बोले तो आप उसे गैल्वानोमीटर ही समझिएगा. अब इसके लिए जो शंट का फार्मूला है वो वही है, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी.
ये है मल्टी रेंज एमीटर। अब आइए जरा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर कैसा होता है, मिटा रहा हूं। आप जानते हैं कि गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टर अगर कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में, तो यहां सीरीज में एक से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। चलिए दो कनेक्ट करता हूं ये, और कनेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक कनेक्टर यहां होता है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बैटरी को इन दोनों कनेक्टर्स के दरमियान जोड़ते हैं तो वो जाया हो जाता है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है और ये RX बन जाता है अकेला। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों मिलके RX हो जाते हैं। आपने शंट की रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से इंक्रीज कर दी। आप एक और रेजिस्टर भी जोड़ सकते हैं। जिस तरह आपने यहां कनेक्टर बनाया है, इस तरह एक और रेजिस्टर जोड़ के वहां भी आप रेंज बढ़ाने की खातिर कनेक्टर लगा दीजिए। दिस इज मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। और इस के लिए आपको जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें गैल्वानोमीटर का नाम नहीं लेगा, वो लेगा वोल्ट मीटर का नाम। ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। 15.7, 15.6 नहीं करना, मल्टी रेंज है, बड़ा लंबा न्यूमेरिकल है। मैं पास्ट ईयर पेपर करने के बाद इसके बारे में फैसला करूंगा। कहता है 15.7 में 300 वोल्ट वोल्ट मीटर। जनाब ये वोल्ट मीटर नहीं है, ये वोल्टेज है गैल्वानोमीटर की। 300 वोल्ट। A 300 volt voltmeter has a total resistance of 20,000 ohm. ये गैल्वानोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस है 20,000 ओम। याद रखिएगा ये भी मल्टी रेंज वोल्टमीटर है। कहते हैं व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टर मस्ट बी कनेक्टेड टू इट टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 500 वोल्ट। अगर इसकी रेंज 300 की बजाय 500 वोल्ट करना हो तो एडिशनली सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस का शंट कनेक्ट करना होगा। फार्मूला वही है, RX इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। सिंपल, इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें आपने IG फाइंड करने के लिए VG अपॉन RG करना। 15.7 में IG फाइंड करना तो बहुत आसान है। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम सब दुआओं के मोहताज हैं। अटैचमेंट होती है, मोहब्बत होती है तो दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा बेटा जी, अल्लाह हाफिज।